हेलो दोस्तों, आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आदर्श गैस समीकरण। ये कक्षा 11 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद बीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से समझेंगे, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए आयतन, ताप तथा दाब में संबंध व्यक्त करने वाले समीकरण को आदर्श गैस समीकरण कहते हैं, जो कि PV बराबर nRT होता है। यहाँ पे P गैस का दाब, V आयतन, N मोलों की संख्या, R गैस नियतांक तथा T गैस का ताप होता है। अब देखो, आदर्श गैसों में कौन कौन से गुण होते हैं ये देखेंगे। ऐसा क्या होता है कि हम उसको आदर्श गैस कहते हैं, या हमारे पास कोई गैस है तो हम कैसे जानेंगे कि ये आदर्श गैस है या वास्तविक गैस है। तो देखो, समझो। पहला पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आदर्श गैस होती हैं वो बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतया पालन करती हैं। बायल और चार्ल्स इनके नियम का पूर्णतया पालन करती हैं। ये नियम क्या होते हैं अभी आगे बताएंगे। तो पहला गुण तो ये हो गया। दूसरा गुण क्या होता है, इनके दाब गुणांक और आयतन गुणांक एक दूसरे के बराबर होते हैं। तीसरा, इनके अणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ना के बराबर होते हैं। चौथा, इनके अणुओं के मध्य अंतरा आकर्षण बल या अंतरा अणुक आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। अगला, और चूँकि इनके अणुओं के मध्य अंतरा अणुक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं होता है, इसलिए इनको द्रव या ठोस अवस्था में नहीं बदला जा सकता है। कहने का मतलब ये है, गैस की द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो इसको गैस से ना तो ठोस में बदला जा सकता है और ना ही द्रव में बदला जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनके मध्य अंतरा अणुक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। जिन गैसों के बीच अंतरा अणुक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है उन्हीं को हम द्रव या ठोस अवस्था में बदल सकते हैं। अगला क्या होता है, इनकी जो आंतरिक ऊर्जा U होती है, इस कैपिटल U आंतरिक ऊर्जा, ये ताप T पर निर्भर करती है, टेम्परेचर T। तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे जो ये दिखाते हैं कि गैस आदर्श गैस है। अब देखो इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो अगर शॉर्ट में आ जाए एग्ज़ाम में 2 नंबर में, तो आप सीधे सीधे ये परिभाषा लिखेंगे और ये वाला समीकरण लिख देंगे, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये लॉन्ग में आता है तो इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा, वो अभी हम बताएंगे कैसे होता है। इसकी एक परिभाषा और भी है, वो भी बताया दे रहे हैं। क्या? कि जो गैसें बायल तथा चार्ल्स के नियमों को मिलाने पर हमें जो समीकरण प्राप्त होता है उसे हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं, जो कि होता है PV बराबर nRT। तो अब हम समझ लेते हैं कि बायल और चार्ल्स के नियम क्या हैं। अब इसके स्टेप समझो कि इस डेरिवेशन के स्टेप कौन कौन से हैं। तो देखो, पहले स्टेप में हमको क्या करना है, बायल का नियम लगाना है और उससे एक समीकरण प्राप्त कर लेना है। दूसरा स्टेप क्या है, चार्ल्स का नियम लगाना है और उससे एक समीकरण प्राप्त कर लेना है। फिर दोनों समीकरणों को बराबर रख देना है और हल कर लेना है, तो हमारा PV बराबर nRT आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बायल का नियम समझ लेते हैं क्या होता है। तो बायल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था
कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बायल ने बताया था। बायल के अनुसार स्थिर ताप पर, यह पॉइंट बहुत ज़रूरी है, अगर ये पॉइंट नहीं लिखेंगे तो परिभाषा पूरी गलत हो जाएगी। ताप स्थिर रहना चाहिए, यानी T जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए या स्थिर रहना चाहिए। तो स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम मान लेते हैं कि गैस का आयतन V है, तो निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? उल्टा, यानी अगर आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा, अगर आयतन घटेगा तो दाब बढ़ेगा। ये व्युत्क्रमानुपाती का गुण होता है। तो ये तो हो गया बायल का नियम। अब चार्ल्स का नियम क्या कहता है? चार्ल्स का नियम ये कहता है कि स्थिर दाब पर, बायल के नियम में ताप T स्थिर रहता है, चार्ल्स के नियम में दाब P स्थिर रहता है। तो चार्ल्स ने यह बताया था कि स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप T के अनुक्रमानुपाती होता है। इनके अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन यानी V परम ताप T के अनुक्रमानुपाती होता है। परम ताप T क्या है? परम ताप ये भी बता देते हैं। परम ताप T क्या होता है? तो वह न्यूनतम ताप जिसके नीचे कोई भी ताप संभव नहीं होता है, परम ताप T कहलाता है। या परम ताप वह न्यूनतम संभव ताप है जिसके नीचे कोई भी ताप संभव नहीं है। और इसका मान कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का मतलब यह है कि प्रकृति में किसी भी स्थान पर इस ताप से कम ताप अभी तक संभव नहीं हो पाया है। तो परम ताप वह न्यूनतम संभव ताप होता है जिससे नीचे कोई भी ताप संभव नहीं होता है। इस ताप पर गैसों के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। मतलब अगर पृथ्वी तल पे कहीं पे भी इतना ताप होगा तो वहाँ गैसें नहीं बह सकती हैं। क्यों? क्योंकि इतने ताप पर गैसों के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। तो ये तो था परम ताप। अब फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने बायल और चार्ल्स का नियम देख लिया। अब इन्हीं दोनों नियमों को लगा के दो समीकरण बनाएंगे और उनको हल कर लेंगे, वही हमारा आदर्श गैस समीकरण होगा। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से थोड़ी हिंदी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माना किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन, माना किसी गैस के, पहले दाब ले लो, माना किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब, हिंदी लिख लेना, मैं बोले दे रहा हूँ, लिखूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। माना किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब P1, आयतन V1 तथा ताप T1 है। अब हम बायल का नियम लगाएंगे। देखो बायल का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर, तो यहाँ पे हम ताप को स्थिर रखकर उसका दाब बढ़ाएंगे। तो जब दाब बढ़ाएंगे तो आयतन भी कम होगा।
तो उसी के आगे लिखेंगे ताप T1 को स्थिर रखकर गैस का दाब P1 से P2 करने पर, तो पहले हमारे पास दाब कितना था, P1 था, अब हमने दाब कितना कर दिया, P2 कर दिया। स्थिर ताप T1 पर गैस का दाब P1 से P2 करने पर उसके आयतन में कमी V1 से V डैश हो जाती है। तब बायल के नियमानुसार डैश, उसके नीचे ये लिखेंगे। तो हमने दाब को P1 से P2 किया, तो जब हमने दाब बढ़ाया तो आयतन घट गया, तो हमने मान लिया हमारे पास आयतन पहले था V1, अब घट के V डैश हो गया है। कब, स्थिर ताप पर। तो हम यहाँ पे बायल का नियम लगाएंगे। अब देखो यहाँ से एक चीज़ और समझ लो, इस समीकरण से अगर हम कैंची की गुणा करेंगे, इसके नीचे 1 होगा, कैंची की गुणा करेंगे तो V की P से गुणा होगी और यहाँ 1 है, इसलिए इसको हम लिखेंगे Vp = नियतांक। तो अगर Vp नियतांक है, Vp अगर नियतांक है तो हम ये कह सकते हैं कि जो V1 और P1 होगा ये बराबर होगा V2 और P2 के। अगर कोई और टर्म है तीसरा तो वो होगा V3 और P3 के। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर Vp नियत है तो प्रत्येक स्थिति में इनके मान समान होंगे। तो यही वाला रूल यहाँ पे लगा दो। तो देखो, तो यहाँ से लिखेंगे नीचे बायल के नियमानुसार बायल के नियम से। बायल का नियम क्या था कि जो V1 और P1 होगा वो बराबर होगा किसके, V2 और P2 के। अब हम मान रख देते हैं। तो देखो, जो हमने यहाँ पे माना था तो P1 तो P1 ही था, V1 कितना था, V1 जो था, चाहे P1 पहले ले लो या V1 पहले ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो V1 था वो V1 ही था, तो V1 को V1 ही रहने दो। P1 कितना था, P1, तो ये P1 हो गया, बराबर V2 कितना है, V2 तो V2 ही है। नहीं, हमारा जो आयतन था वो V1 से आयतन V1 से घटकर V डैश हुआ था, तो यानी V2 की जगह क्या लेंगे, V डैश ले लेंगे। और P2 कितना है, P2 ही है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। सिर्फ यहाँ पे हमने क्या, हमारा बदला क्या है, आयतन। हमने V2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी आगे जब चार्ल्स का नियम लगाएंगे तो वहाँ भी आयतन लेना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम V2 आयतन लेंगे, इसलिए यहाँ पे V डैश ले लिया है। तो यानी हमारे आयतन में परिवर्तन हुआ कहाँ से कहाँ तक, V1 से V डैश हो गया, तो V2 की जगह V डैश ले लेंगे। अब यहाँ से V डैश का मान निकाल लो। तो V डैश का मान कितना आएगा, ये बटे में चला जाएगा, यानी कि V1 P1 अपॉन P2, ये हमारा V डैश का मान आ गया। इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम चार्ल्स का नियम लगाएंगे और वहाँ से एक समीकरण बना लेंगे। तो इसके नीचे हिंदी लिखनी है फिर से, क्या, अब चार्ल्स के नियम में क्या है, दाब स्थिर रहना चाहिए P, यहाँ पे ताप T स्थिर हुआ था तो दोनों टर्म बदले थे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दाब P स्थिर रहेगा तो ये दोनों टर्म बदलेंगे। तो देखो हिंदी लिखेंगे यहाँ से, माना दाब P2 को स्थिर रखकर गैस का ताप
T1 से T2 करने पर उसका आयतन V डैश से बदलकर V2 हो जाएगा। तो हमने दाब P2 को स्थिर रखा है, ठीक, और हमने ताप T1 को T2 तक किया है। तो यानी कि जो T1 था वो बदल के क्या हो गया, T2 हो गया, ठीक। और जब दाब, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और देखो, ये अनुकमानुपाती था, तो इसका मतलब क्या है, जब V बढ़ेगा तो T बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो हमने यहाँ पे ताप बढ़ाया है, T1 से T2 किया है, तो आयतन बढ़ेगा। और आयतन है कितना हमारे पास, V डैश था, तो हम मान लेंगे कि आयतन V डैश से कितना हो गया है, V2 हो गया है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। हमारे पास आयतन कितना था, V डैश था, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे आयतन V1 से V डैश किया था, तो हमारे पास आयतन V डैश था। यहाँ पे आयतन घटा था और यहाँ पे आयतन बढ़ेगा, तो हम पुनः मान लेंगे कि हमारा जो आयतन घटकर V डैश हुआ था वो फिर से बढ़कर V2 हो गया है। तब चार्ल्स के नियम से अब एक चीज़ यहाँ से और देखो, अगर ये एक दूसरे के अनुकमानुपाती हैं तो यहाँ से अगर हम T को इधर लाएंगे तो बटे में आएगा। जैसे मान लो लिखा हो V बराबर TA, तो यहाँ से अगर हम T को इधर लाएंगे तो बटे में आएगा। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो VT होगा वो A के बराबर होगा। अब अगर यहाँ पे कुछ नहीं हो तो क्या होगा, ये T इधर आएगा तो V के अपॉन में आ जाएगा, यानी V अपॉन T इज इक्वल टू कितना होगा, 1। 1 का मतलब नियत। तो यहाँ से अगर हम T को इधर लाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि जो V अपॉन T है, T को इधर लाएंगे तो जो V अपॉन T होगा वो क्या होगा, नियतांक होगा। जैसे हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पे क्या किया था, चूँकि ये व्युत्क्रमानुपाती था इसलिए P नीचे था। अगर ये भी अनुकमानुपाती होता, P ऊपर होता, तो नीचे आके इसके बटे में आता। चूँकि यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए यहाँ पे V और P की गुणा हुई थी। यहाँ क्या होगा, यहाँ भाग होगा, T नीचे जाएगा तो V अपॉन T इज इक्वल टू नियतांक आ जाएगा। तो अगर V अपॉन T नियतांक है तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो V1 और T1 होगा ये बराबर होगा किसके, V2 और T2 के। अगर अगला कोई और टर्म है तो क्या होगा, V3 T3। तो हमारे पास 2 ही टर्म हैं तो हम 2 लेंगे, तीसरे वाले को नहीं लेंगे। यानी चार्ल्स के नियमानुसार V1 अपॉन T1 जो होगा वो V2 अपॉन T2 के बराबर होगा। तो वही नियम यहाँ पे हम लगा देंगे चार्ल्स का। तो देखो, तो पहले हम ये लिख लेते हैं फॉर्मूला, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। अब देखो हमारे पास ताप कितना था, T1 था, तो ताप तो T1 ही रहेगा। और ताप T1 से कितना हुआ, T2, यानी T1 से T2 हो गया तो T2 ही रहेगा यहाँ पे। आयतन हमारा कितना था, V डैश था, और कितना हुआ है, V2 हुआ है। तो V2 यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे V1 की जगह हम V डैश ले लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा आयतन यहाँ पे हमने माना है कि V डैश है। अगर V1 माना होता तो V1 ही रहता। अब यहाँ से V डैश का मान निकाल लो। तो कैंची की गुणा होगी तो ये इसके साथ गुणे में जाएगा, तो क्या होगा, T2 V डैश बराबर होगा V2 T1 के, सॉरी V2 T1, हाँ ठीक। अब यहाँ से V डैश का मान निकाल लो। तो V डैश बराबर कितना आएगा, V2 T1, ये नीचे बटे में जाएगा तो कितना आएगा, T2।
तो यहाँ से हमने वी डैश का मान निकाल लिया, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, चूँकि समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष बराबर हैं, यहाँ भी वी डैश है, यहाँ भी वी डैश है, तो अगर बाईं तरफ बराबर है तो दाएं वाले आपस में बराबर हो जाते हैं, ये नियम होता है। या फिर ऐसे समझो, समीकरण 2 से वी डैश का मान ये पूरा उठा के समीकरण 1 में वी डैश की जगह रखने पर तो रख दो। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 में यहाँ से लिख लेंगे समीकरण 2 से वी डैश का मान 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रख दो भाई। तो अब हम इसको हटा के यहाँ पे लिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे वी डैश की जगह ये रखेंगे तो आएगा क्या, V2 T1/T2 बराबर V1 P1/P2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, 1 वाले एक पास कर लेंगे, 2 वाले एक पास कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे T1 1 वाला है तो ये इधर आएगा, बटे में जाएगा, और यहाँ पे P2 2 वाला है तो ये उधर जाएगा तो इसके साथ गुणे में जाएगा। तो हो जाएगा V2 P2/T2 इज इक्वल टू V1 P1/T1। कितना मिल गया हमको। अब देखो इसको हम हटा दे रहे हैं। अभी हमने बताया था क्या कि अगर V/T इज इक्वल टू नियतांक है तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो V1 और T1 होगा ये बराबर होगा V2 और T2 के। तो यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे क्या है, V1 P1 T1 बराबर V2 P2 T2। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो V/T होगा ये क्या होगा, नियतांक होगा। इतना सबके समझ में आ गया होगा। और नियतांक क्या होगा, कैपिटल R होगा। कैपिटल R क्या है, गैस नियतांक है। तो ये नियतांक होगा, हमने मान लिया कि वो नियतांक जो होगा वो कैपिटल R होगा। अब कैंची के गुणा कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, VP इज इक्वल टू RT। P को पहले लिख लेंगे, PV इज इक्वल टू RT। यही हमारा गैस समीकरण है 1 मोल के लिए। नीचे लिख लेना, जहाँ R बराबर गैस नियतांक या R गैस नियतांक है जिसका मान 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन होता है। इतना लिख लिया। अब ये समीकरण हमारा किसके लिए आया है, 1 मोल के लिए। अब नीचे क्या लिखेंगे, यदि मोलों की संख्या
मोलों की संख्या स्मॉल n हो तो समीकरण क्या होगा, तो स्मॉल n से इसको गुणा करा दो, यानी P इंटू वी बराबर स्मॉल n R इंटू टी। यही हमारा आदर्श गैस समीकरण है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। अगर किसी को किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका सलूशन ज़रूर दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।